मशहूर अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश से सभी परिचित हैं, पर बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि उन्हें फिल्म संगीत ही नहीं, शास्त्रीय संगीत की भी बहुत अच्छी समझ है। तो आज हम फिल्मी संगम चैनल पर डॉक्टर कुमार गणेश जी से भारतीय संगीत और भारतीय, बल्कि यूँ कहें कि बॉलीवुड के संगीत को लेकर एक चर्चा करने जा रहे हैं कि संगीत जगत में क्या क्या बदलाव आए, उन्हें कौन सा संगीत का प्रिय थे, कौन क्यों प्रिय थे, और संगीत में जो उतार चढ़ाव हैं उन्हें वह किस तरह से देखते हैं। डॉक्टर कुमार गणेश जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री राम, प्रणाम। डॉक्टर साहब, आपने रेडियो सुनते थे गानों के लिए, फिर ये संगीत की इतनी विस्तृत समझ कहाँ से हुई, और क्या क्या आपके पसंदीदा संगीतकार रहे हैं और या गायक रहे हैं और क्यों रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो जवाब इसका हो सकता है, जो होना भी चाहिए, कि हर आदमी को परमात्मा कुछ विशिष्टीकृत ऊर्जा देकर भेजता है, जिसमें उसके अपने जुड़ाव की बात होती है, लगाव की बात होती है। तो एक तो अगर मैं ये कहूँ कि कहीं न कहीं अंदर एक ऐसी जमीन परमात्मा ने दी थी कि जिस जमीन पर इस सिने संगीत के प्रेम की खेती, फसलें जो है वो बोई जा सके और लहला सके। अब ये जो रेडियो वाला मामला है ना, देखिए, ये जो सांसारिक रूप से श्रेय अगर इसका दिया जाए तो सबसे ज्यादा, भले आप ये कहिए कि पारिस्थितिक बातें थी, तात्कालिक बातें थी, जो भी थी, लेकिन वो रेडियो को जाना चाहिए। कारण ये है ना कि वो जो उम्र का एक दौर था, जिसे मैं ये कहूँ कि तकरीबन 7-8 बरस की उम्र का दौर, तो 7-8 बरस की उम्र का जो एक बच्चा है, वो दिन में, जब उसके पास ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो दिन में वो ट्रांजिस्टर पर मीडियम वेव भी तो सुन सकता है। उसके बाद में वो तो शाम का वक्त होता है कि 7-7:30 बजे के बाद में वो ट्रांजिस्टर पर शॉर्ट वेव भी पकड़े जाने लगते देर रात तक, है ना, तो वो सब, लेकिन वो दिन में कई बार गाने सुनता। अब यहां क्या होता है कि अवचेतन और चेतन दोनों एक जगह आकर बैठते हैं, कि जब आदमी का जो शौक है, जो रुचि है, उसमें से कुछ तंतु बाहर निकलते हैं। अच्छा, मुझे शुरू से सिने संगीत, जो मैं यहाँ हिंदी सिने संगीत की बात करूंगा, क्योंकि अब दूसरी भाषाओं के सिने संगीत से तो बाद में प्रेम हुआ, अच्छा हुआ, बाद में हुआ। तो हिंदी सिने संगीत जो है ना, उसके जब गाने सुनता था, मुझे 3 चीजें बड़ी प्रभावित करती थी। उनके कारण से ये जो प्रेम है, अब उसे आगे जाकर जानकारी कह दीजिए, ज्ञान कह दीजिए, वो एक अलग बातें हैं, लेकिन प्रेम, सबसे पहली बात तो इश्क जिससे हो जाता है, फिर वो सब कुछ हमारा हो जाता है। हम तो उसके हो नहीं हो, ये उस पर निर्भर करता है। तो 3 चीजें। पहली बात तो मुझे हमेशा हर गाने का, अब जाकर बरसों से वो शब्दावली सीख पाया कि इंट्रो, पहले मैं ये कहता था गाना शुरू होता है, तो वो जो संगीत है वो मुझ पर जादू डालता था। और आज भी मैं उस वक्त के हिसाब से देखूं तो जो भी गाना सुनता था, तो पहले जो म्यूजिक, और यही एक सबसे बड़ा कारण रहा कि बाद के बरसों में मैं गाने के इंट्रो का 1, 2, 3 सेकंड का संगीत सुनकर बता देता था, और बता देता हूं कि ये गाना है। और उसके बाद तो खैर मेरी जानकारी वहां आकर घुस जाती, तो फिर ये भी बता देता इसका गीतकार, संगीतकार, गायक, फिल्म, है ना, और कभी कभी तो ये कि बैनर कौन है और कलाकार कौन है, ये भी बातें ये जानकारी से जुड़ती। लेकिन पकड़ कहां से आती बात, तो जो इंट्रो है। अब इसमें एक बात और है, उस वक्त के हिसाब से जब छोटा ही था तब की बात, एक फिल्म रिलीज हुई थी, तो अब ये तो हमें तब पता नहीं होता था कि उस उम्र में की रिलीज क्या होती है ना। अब बताता हूं कि उस वक्त एक रिलीज फिल्म थी, और उस फिल्म का एक गाना था, और वो गाना जो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस तरीके से भी कुछ गाने थे जिसमें इंट्रो के नाम पर कुछ नहीं होता था, लेकिन वो गाने जहां से उठे हैं, यानी पहला अक्षर जहां गायक के मुंह से निकला है, वो ऐसे उठा है कि वो किसी इंट्रो म्यूजिक से कम नहीं था। जैसे फिल्म है, वो गाना ही, चलिए सीधे गाने की बात कर, मेरे महबूब तुझे सलाम, धर्मेंद्र, परवीन बॉबी
और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया है। तो रफी साहब और लता जी की आशा भोसले, क्षमा कीजिए, रफी साहब और आशा जी की आवाज में लक्ष्मी प्यारे का संगीत, मेरे महबूब तुझे सलाम। अब ये जब मैं छोटा था तो सुनता था तो मैं सोचता था इसमें शुरू में बजा नहीं है, म्यूजिक नहीं बजा। तो एक तो ये ठीक है, भले चाहे म्यूजिक नहीं बजा, लेकिन इंट्रो ऐसे उठता था कि एक झटके के साथ, तो ये मुझे बड़ा खींचता था उस उम्र में, आज भी खींचता है, लेकिन उस उम्र में दूसरा क्या होता, दूसरा ये होता था कि उस वक्त जो बिल्कुल शुरुआती दौर में मेरे जो यूं समझ लीजिए सबसे ज्यादा जो सुनने में आते थे या जिन्हें मैं सबसे ज्यादा सुन पाता था, उनमें जो आवाजें थी वे आवाजें जो हैं वो स्वाभाविक है, मुकेश जी की, रफी साहब की, किशोर दा की, लता जी की। मोटे तौर पर मैं इन 4-5 बाद में थोड़ा आगे जाते महेंद्र कपूर, चूंकि वो उनकी आवाज रफी साहब की आवाज के परिवार की थी, इसलिए महेंद्र कपूर उसमें। तो इस तरीके से यहां से हुआ। तो ये जो इन आवाजों में आप ध्यान से देखेंगे एक खास तरह की गमक और धमक थी। वो मुझे उस उम्र में ये पता नहीं होता था ये कि खास तरह की गमक है या धमक है, लेकिन इंट्रो के बाद में दूसरी वो जो चीज उनकी आवाज में आती है, और तीसरी एक बात, उस वक्त के जितने गाने में सुनता था मुझे वे गाने बहुत खींचते थे और आज भी खींच। अब कह सकता हूं भाषा में कि रिदम सेक्शन, जिसका ताल जो समूह बहुत बढ़िया था, लेकिन उस समय समझ नहीं होती थी कि ये रिदम सेक्शन कहते हैं इसे, वो उम्र ऐसी थी साहब, ये शब्दावली कहां से रहा। लेकिन वो चीज अपील करती है, जो 3 चीजें ये उस वक्त के गानों में, और इसीलिए मैं आज भी देखूं तो जहन में वे गाने बसे हैं जो बाद में बहुत सुने, लेकिन उस वक्त में एक ट्रांजिस्टर ही तो था ना, उसमें आदमी एक सामान्य घर का बच्चा कितना क्या कुछ सुन पाए। लेकिन ये जो 3 बातें थी, इन्होंने वो गानों के माध्यम से उस सिने संगीत जो है, खासकर हिंदी सिने संगीत, उसके साथ मेरा संबंध इतना गहरा कर दिया कि बाद के वक्त में तो हालत ही होती, बाद का वक्त मतलब कोई सदियों बाद की बात नहीं है, लेकिन ये बातें मैं कर रहा हूं 80, 81, 82 की बातें, और 84, 85 तक, 85 में उत्सव रिलीज हुई थी, तो 85 में आते आते तो मैं इतना समझने लगा था, मुझे सारंग देव याद नहीं रहता था, बसंत देव याद नहीं रहता था, मुझे राजन साजन मिश्रा तो सुर संगम में जाकर समझ आए थे, लेकिन उसी दौर की फिल्में उत्सव, सुर संगम, है ना। तो उस वक्त तो फिर ये हो गया था कि मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, जो गाना है, तो इस गाने का अब आप देखेंगे जो ताल वृंद है, मतलब जो रिदम सेक्शन है, वो रिदम सेक्शन हर गाने का एक खास किस्म का अलग है। मतलब बाकायदा बाद में पता चला कि लक्ष्मी प्यारे जी ने इस पर शोध किया था और उसके बाद इस तरीके से उसे कंपोज किया। उस समय मुझे उसके बीच का जो आकर्षण है, खासकर पहले अंतरे के बाद और दूसरे अंतरे के बीच का, तो तब उस उम्र में तकनीकी रूप से नहीं समझते थे जी। लेकिन ये 3 चीजें, और आज भी मैं कहता हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी निजी पसंद नापसंद है, बल्कि इसलिए कि वाकई हिंदी सिने संगीत की अगर बात करनी है तो इन 3 बातों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कि एक तो गाने का इंट्रो, यानी म्यूजिक, जो आप देखिए ना, कि जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदी सिने संगीत का जो प्रमुख परिचायक है, फेस म्यूजिक है, वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। अब आप इस बात को यूं देखिए कि जो भी गाने हैं, जिस गाने में इंट्रो पर मेहनत की है म्यूजिक डायरेक्टर ने, आप उठा के देखिए उन गानों ने बहुत अपील किया है। मैं आगे और चर्चा में और उदाहरण लूंगा, लेकिन मुझे इन 3 बातों ने शुरुआत में उस उम्र के दौर में जब 7-8 साल की बात थी तब से जोड़ा, और उसके बाद तो कभी छोड़ा ही नहीं। आपने पहली फिल्म 1994 में देखी थी, यार हम उस दौर से ले तो वहां से उस वक्त संगीत की क्या स्थिति थी और फिर क्या बदलाव आते गए? असल में वो उस दशक का बिल्कुल बीच का समय था, 90 से 99 के बीच का, 94, आधा दशक इधर बीत रहा था, अगला आधा दशक आने को तैयार था। इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, 87, 88, 89 में। तो वहां कयामत से कयामत तक से लेकर लाल दुपट्टा मलमल का, जीना तेरी गली में,
बाहर आने तक और आई मिलन की रात, ये पूरा चौका टी सीरीज का वीडियो फिल्मों का सुपर हिट हो चुका था। इधर कयामत से कयामत तक ने आहट दे दी थी, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ तेजाब और मिस्टर इंडिया जी, और तेजाब का तो उसका तो सब टाइटल ही था अ वायलेंट लव स्टोरी। मतलब हिंदी सिनेमा ने वो दिन भी देखे हैं, अ वायलेंट लव स्टोरी यानी कि हिंसात्मक प्रेम कथा। अब वो प्रेम कथा है तो हिंसात्मक कैसे है, और हिंसात्मक है तो प्रेम कथा कैसे, लेकिन लिखा हुआ था और वो ग्राफ पार कर लिया कहाँ, डर ने। लव, पैशन और एक और शब्द था, ऐसे करके 3 शब्द डाले थे, है ना। तो वो जो संगीत था ना, असल में 87 से 89 के बीच में जो आहट आई कि संगीत में बदलाव आ रहा है, ध्यान ही दीजिएगा। इसके लिए हिंदी सिनेमा को इलियाराजा का कर्जदार होना चाहिए। अब ये बड़ा अजीब सा लग सकता है कि भाई इलियाराजा यहाँ कहाँ आ गए, या तो एलपी जैसे लोग पहले से थे। उसका कारण है कि इस बयार को लाने का जो क्रेडिट है, मैं नदीम श्रवण को नहीं देता, अच्छा, मैं देता हूं आनंद मिलिंद को। ध्यान दीजिएगा, नदीम श्रवण ने इस धारा को मजबूत किया बेशक, और बल्कि मैं ये कहूं कि जतिन ललित के साथ मिलकर सबसे ज्यादा मजबूत किया। बाद में आनंद मिलिंद तो उस दौर में पीछे रह गए, लेकिन ये जो बात एक उस फेज के शुरू करने, ये आनंद मिलिंद को क्रेडिट जाता है। अब आप देखिए ना, वो एक ऐसा समय था कि जब ये तय हो रहा था 87 से 89 में कि आगे का म्यूजिक क्या होगा, तो वीडियो फिल्म ही तो थी लाल दुपट्टा मलमल का जी, थिएटर के लायक भी नहीं समझा, क्योंकि गुलशन कुमार ने हिम्मत ही नहीं की थी उस वक्त के। उनके हिसाब से भी बहुत बड़ी हिम्मत थी कि वीडियो फिल्म और वीडियो पर रिलीज करना। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि क्या आनंद मिलिंद ने इस मौके को हाथ से गंवाने दिया, ये सोचकर कि वीडियो फिल्म में कितने लोग देखेंगे, कितने घरों में वीसीआर है। भाई वीसीआर तो किराए पर मिलता था, 100 रुपया 50 रुपये पर किराए पर मिलता था रात भर के लिए वीसीआर। लेकिन अच्छा, अब यह इलियाराजा कहां से आ गए, तो आनंद मिलिंद का तो सारा संगीत ही कहां से है, किससे प्रभावित है। मैं प्रभावित शब्द ही काम लूंगा, बाकी नहीं लूंगा। इलियाराजा से, हाँ इतना अवश्य, उसमें चित्रगुप्त साहब के बीज थे उस संगीत में, बिल्कुल सही है, संस्कार बीज वही थे। लेकिन आप एक बात ध्यान से देखिए ना, यहां आपको 90-91 तक के आनंद मिलिंद में तो जो ऑर्केस्ट्राइजेशन है, संगीत संयोजन, वहां मिलते हैं चित्रगुप्त। अब ये भी ध्यान दीजिए कि चित्रगुप्त के अगर गानों को देखें तो इनके यहाँ एस.एन. त्रिपाठी के यहाँ और रोशन के यहाँ, और खासकर चित्रगुप्त और सी रामचंद्र के यहाँ बहुत कॉमन मिलता है, क्योंकि चित्रगुप्त और सी रामचंद्र के म्यूजिक अरेंजर एक ही थे, मतलब समान लोग थे। तो चित्रगुप्त, ये आनंद मिलिंद के यहाँ शुरू में, लेकिन उसके बाद 92-93 के बाद जो आनंद मिलिंद आते हैं, वो फिर पूरी तरह से उनका तो ऑर्केस्ट्राइजेशन भी इलियाराजा के प्रभाव में। तो अब यहां आप एक बात पर और ध्यान देंगे, 92 के आसपास में सर फिल्म आई थी। हिंदी सिने संगीत का एक बड़ा अद्भुत कैरेक्टर है अनु मलिक। हाँ, मैं अजीब नहीं कहूंगा, क्योंकि अजीब कहना इस आदमी के टैलेंट का अपमान होगा। अद्भुत कैरेक्टर है। मैं आपके वही 94 पे आकर रुकूंगा। मेरी पहली देखी फिल्म 24 जुलाई 1994 जागीर फिल्म, मैं 94 पे आके रुक जाऊंगा। देखिए क्या है कि सर फिल्म जो मिली, इससे पहले इन्होंने हाँ बल्कि सर फिल्म ही थी, तो सर फिल्म जब मिली, फिर महेश भट्ट के साथ इन्होंने पहली टेलीफिल्म जी के साथ बनाई थी, म्यूजिक दिया था। फिर तेरी कहानी याद आई, वो पहली सैटेलाइट फिल्म हिंदुस्तान की थी। तो सर में आप देखिए, अच्छा अनु मलिक अद्भुत प्रतिभा, अद्भुत व्यक्तित्व, कैसे इन्होंने हर दौर के हिसाब से ढलकर म्यूजिक दिया है। ये 80 के दशक में आए तो वहां एलपी और आरडी बर्मन का, तो उन्होंने सोनी महिवाल में जो संगीत दिया उसमें स्मरण करवाया कि एलपी के स्टाइल का है, लेकिन एक जाने हैं हम में उन्होंने आरडी बर्मन के स्टाइल का म्यूजिक। तूफान में इन्होंने एलपी को याद दिलवाने की कोशिश की थी कि मनमोहन देसाई के यहाँ पर कौन एलपी, मर्द में इन्होंने वो याद दिलवाने की कोशिश की थी। लेकिन जब हम यहाँ आ जाते हैं तो ये जो नवासी से आशिकी से शुरू होता है, नदीम श्रवण। अब आप ध्यान देखिए, वो जो मैं कहता हूँ, नदीम श्रवण के अपवाद छोड़ दें तो हर गाने में क्या इंट्रो,
जबरदस्त है। और एक वायलिन पीस, उनका जो पेड पीस होता वो है, होता ही है। कॉपी नहीं होती थी, लेकिन वो स्टाइल, उस पीस का स्टाइल जो है सुन के पता चल जाता है ये गाना नदीम श्रवण का है। अब मैं उस पे नहीं जा रहा कि कौन सी धुन कहां से थी या किस गाने के बोल कहां से थे, वो ठीक है, पारिस्थितिक बातें थी। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि वो जो 90 से शुरू होता है खेल, वो फिर वो दौर नदीम श्रवण स्टाइल के म्यूजिक का। तो आप सर फिल्म का पूरा संगीत सुनिए, आपको लगेगा कि ये नदीम श्रवण के दौर का संगीत है, लेकिन उसमें अनु मलिक की अपनी छाप है। तो वो जो संगीत था, अच्छा इसी दरमियान 92 के अंत में जाते जाते खिलाड़ी, हालांकि यारा दिलदारा में जतिन ललित अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके थे। यारा दिलदारा, बिन तेरे सनम, मर मिटेंगे हम, ए मेरी जिंदगी, आ मेरी जिंदगी, है ना। तो जतिन ललित की आहट जो है वो 93 में खिलाड़ी में जाकर, 92 के लास्ट में 93 में खिलाड़ी में मजबूत हुई, है ना। आजा बहारों की मलका, मौसम बदल जाए दिल का। अब ये देखिए कि यहां जतिन ललित ने पांव रखते ही सबसे पहले जिस चीज को पकड़ा, और मैं समझता हूं कि जो लता जी ने एक बात कही थी कि उनके पसंदीदा टॉप 10 संगीतकारों में एक जोड़ी जतिन ललित की भी है। एलपी तो खैर है ही है, उनके बिना तो हिंदी सिने संगीत का कोई भी व्यक्ति कोई सूची बना ही नहीं सकता। लेकिन मैं समझता हूं कि आप देखिए, जतिन ललित को सुनते हैं तो लगता है कि एलपी की परंपरा का संगीत है, मगर यहां अनु मलिक ने उस स्टाइल को पकड़ा जो नदीम श्रवण के यहां से आता है। बादलों में छुप रहा है चांद क्यों, अपने हुस्न की जया से पूछ लो। लेकिन इन सब को छोड़कर आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर दिया, खुद भी घायल हो गए, खुद को तुमको भी घायल कर। ये सुनकर आपको लगेगा कि ये दौर नदीम श्रवण का है, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ 80 के दशक जैसी फिल्में बन रही थी, मतलब जो मारधाड़ प्रधान फिल्में थी, जो 80 के दशक में जलाकर राख कर दूंगा, और लोहा बारूद गोला, है ना, ये सब जो है लोग नाम बदल गए, लेकिन फिर भी कुछ अंशों में वैसी बन रही थी। यहां से जतिन ललित जब उठकर आते हैं तो आनंद मिलिंद का जो फेडर है वो धीमे धीमे कम होता जाता है। आनंद मिलिंद हालांकि ठीक है, 90 में दिल आई, उसके बाद बेटा आई, ये सब है, बीच में अनाड़ी भी आके गई थी, ठीक है। मगर इन सब को ये देखना पड़ेगा कि दिल के बाद में जो एक दौर होता है, जो बनना चाहिए था आनंद मिलिंद का, वो नहीं रहा। उसका सबसे बड़ा कारण था कि हिंदी सिने संगीत के प्रेमियों ने कभी भी कॉपीज्म को बढ़ावा नहीं दिया। जहां जिसने कॉपीज्म किया, देखिए प्रेरणा ली बनाया एक और बात है, कॉपीज्म जब हावी होने लगता है तो हिंदी सिने संगीत के प्रेमियों ने उसे बिठा दिया। नदीम श्रवण के साथ भी यही तो हुआ था ना, नदीम ने शायद अभी भी सुनील दर्शन की जो ताजा फिल्म रिलीज उसमें संगीत दिया नदीम सैफी के नाम से, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता ना। क्यों? क्योंकि वो शोला और शबनम फिल्म में एक गाना रफी साहब ने जो धर्मेंद्र साहब के लिए सबसे पहला गाना गाया था खयाम साहब के निर्देशन में, कि राख के ढेर में शोला है न चिंगारी है। अब तो वही जाने क्या ढूंढती है रहती आंखें मुझ में, तो राख के ढेर में अब न शोला है न चिंगारी है। ये जो 94 तक का दौर है, यानी इस दशक के बीच का, इसने तय कर दिया। 94 में आपके बची खुची कसर पूरी कर दी थी कि यशराज कैंप की फिल्म मिल गई जतिन ललित को, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वो तो सब ले क्या गए, वो तो हड़प ही गए, उठाकर ही ले गए दुल्हनिया को। वो तो बिल्कुल जतिन ललित ने, आप देखिए ना क्या गजब। लेकिन जतिन ललित की सर्वाधिक मीठी पारी क्यों रही इस दशक में? 92 से फिर आप 94 तक आएंगे तो ये वो 3 बरस हैं जिन्होंने तय कर दिया कि अब जो आपके आनंद मिलिंद है वे जा रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ इलिया राजा का प्रभाव बढ़ गया और उनका जो संगीत संयोजन है वो सीमित दायरे का। देखिए, आपको AR रहमान में RD बर्मन दिखेंगे, आपको आनंद मिलिंद में RD बर्मन दिखेंगे, इलिया राजा के अलावा अगर आपको दिखे। और RD बर्मन को आप यूं समझिए, अगर आपकी कसम जैसी एक आध फिल्म हटा दें, या तीसरी मंजिल जो कि पूरी शंकर जयकिशन की छाया तले बनी, तो बाकी सब में RD बर्मन का म्यूजिक अरेंजमेंट, जो ऑर्केस्ट्रा अरेंजमेंट बहुत सीमित है। शंकर जयकिशन या LP की तरह नहीं है। कल्याण जी आनंद जी ने भी कई बार बहुत विस्तृत, लेकिन क्या नहीं है। तो आनंद मिलिंद क्या, वो ऑर्केस्ट्राइजेशन सीमित हो गया। अब इसी ऑर्केस्ट्राइजेशन सीमित को जतिन ललित ने बहुत फैला दिया। आप देखिए जतिन ललित का संगीत, उसमें आपको एक
खुलापन मिलेगा, खिलापन मिलेगा। मतलब वो एक तरह से लगता है, मैं जैसे एक टर्म काम लेता हूँ एलपी के संगीत के लिए, शंकर जयकिशन के लिए काम लेता था, कई जगह सचिन दा ने भी दिया है, वो आउटडोर म्यूजिक है। करेक्ट। आर.डी. बर्मन साहब का म्यूजिक इंडोर म्यूजिक है, 2-4 फिल्में छोड़ दें तो इंडोर म्यूजिक है। यहां से जो जतिन ललित ने फिर जो लगाम पकड़ी है ना साहब, खिलाड़ी से। अब खिलाड़ी से पकड़ी लगाम को कैसे आगे ले गए, और आप देखिए कि लता जी के पसंदीदा 10 संगीतकारों में शामिल होना, ये सौभाग्य हर किसी का नहीं है। 94 तक आते आते सुनिश्चित हो गया कि अब ये 2 ध्वजवाहक हैं, नदीम श्रवण और जतिन ललित। एक आर.डी. बर्मन स्टाइल का है, थोड़ा मोटी शब्दावली में बात, और दूसरे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल स्टाइल का। आप ध्यान दीजिएगा, बस यही एक समय है कि 94 में आर.डी. बर्मन विदा हो जाते हैं, 4 जनवरी 94 को, ठीक है, संसार से। और यहीं से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ग्राफ गिरना शुरू होता है। 98 में लक्ष्मीकांत जी के देहांत के बाद तो ये दौड़ से ही बाहर हो। 94 से 98 के बीच में यहाँ क्या होता है, ये कम कर देते हैं फिल्में, मतलब बहुत नाम की मुश्किल से 5-6 फिल्में आई है, 7 फिल्में, और वो भी ऐसी की जैसे दीवाना मस्ताना जैसी फिल्में, है ना। तो अब वो उसके केतन देसाई ने बनाई थी ये, जिसमें गोविंदा और अनिल कपूर होते हैं, जूही चावला होती है, और क्लाइमैक्स में एक सीन में जाकर के सलमान खान आते हैं कि वो दोनों से शादी नहीं करती, वो कहते हैं मुझसे कर रही हो, सलमान खान आते हैं तो ओ मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी। अब आपको याद दिलवाना पड़ेगा मुझे कि ये गाना एलपी का है, लेकिन एलपी की स्टाइल का नहीं है। तो 94 में ध्यान दीजिए, ये जो 92 से 94 का परिवर्तन का दौर था, तो 94 में इधर पंचम दुनिया से विदा होते हैं, इधर एलपी का जो है वो ग्राफ खाली होता जाता है, और वो बहुत कम हो जाता है उनका काम। जो एलपी 20-20 फिल्में हर साल करते, 20 में से 15 सुपरहिट होती थी, हिट म्यूजिक वाली, वो तकरीबन उसके बाद के 4-4.5 साल में बमुश्किल 5-7 फिल्में करते हैं। तो वो जो रिक्तता है ना, तो एलपी की रिक्तता भर दी जतिन ललित ने, और आर.डी. बर्मन की जो है उनकी रिक्तता भर दी नदीम श्रवण ने। और आप देख लीजिए उसके बाद में, आप ये देखिए कि 94 के बाद से लेके 2000 तक के संगीत में जो एक आपको अद्भुतता उपलब्ध है, उसमें एक दुर्भाग्य हिंदी सिने संगीत का ये भी कि उसमें 2 बहुत बड़े महारथी, पंचम और एलपी, वो नहीं मिलते हैं, लेकिन 2 नए महारथी आ जाते हैं। ये 94 तक की बात है। एक चीज और है, शंकर जयकिशन हो, आर.डी. बर्मन हो, सचिन देव बर्मन हो, इन्हें साहित्य से जुड़े कवियों का साथ मिला जी, लेकिन उसके बाद की पीढ़ी को, लक्ष्मीकांत, इन सबको वो साथ नहीं मिल पाया। तो ये जो फर्क रहा, इसने संगीत पर कितना असर किया? मुझे एक याद आ रहा है आलेख, मैं उसका यहाँ जिक्र करके ये इस प्रश्न का जवाब शुरू करना चाहूंगा। वो एक्सप्रेस स्क्रीन जो 90 के दशक में हिंदी में साप्ताहिक अखबार आता था फिल्म का, और शीला झुनझुनवाला जिसकी तब संपादिका हुआ करती थी, तो उसमें संपादकीय पृष्ठ पर ही, संपादकीय के बगल में एक छपता था आलेख, और वो अतिथि जो थे लेखक वो लिखते थे। तो उसमें महेंद्र कपूर को लेकर रविशंकर शर्मा यानी संगीतकार रवि, उन्होंने लिखा था। तो उसका शीर्षक ये था कि महेंद्र कपूर को वैसी शायरी और संगीत नहीं मिला। मतलब वो लब्बुलुआ भी था कि महेंद्र कपूर क्यों नहीं चल रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि वैसी शायरी और संगीत नहीं मिला। मैं वहां से बात शुरू करना चाहूंगा। बिल्कुल आपका कहना सही है कि देखिए 50-60 के दशक में एक 2 जो है, बल्कि मैं कहूं आप और पीछे जाइए, 44-45 से लेके 25-26 बरस में हिंदी सिनेमा में संगीत का साथ देने के लिए बड़े अच्छे अच्छे विद्वान गीतकार तो फिल्मों में आकर बन गए, कवि और शायर, उनका साथ मिला, जो बहुत बड़े समझने वाले, समझदार और पढ़े लिखे लोग थे। अब 70 का दशक वो एक ऐसा दशक आता है कि जिसमें ऐसे लोगों की संख्या कम होने लगी, और 80 के दशक में ज्यादातर ऐसे लोग गायब हो गए।
भले आप उसे यूं कहिए कि उम्र का एक दौर, भाई जो आदमी 50 में जवान रहा है वो 80 तक आते आते तो वैसे भी हर आदमी मजरू सुल्तानपुरी नहीं नहीं हो होता सकता। है, पहले तो ये स्पष्ट कर ले। तो वो जो 50 में, जो जैसे हम बात कहें कि सब राजेंद्र कृष्णन साहब 50-60, मतलब नागिन से लेकर के जो आदमी ब्लैकमेल तक बहुत शानदार लिखे, तो अब वो तो वहां तक उनका नहीं, शाही रस्सी में आके वे चले जाते हैं, मजरू को एक बार किनारे कर दीजिए। उसके बाद आनंद बख्शी साहब बिल्कुल वे चल रहे होते हैं, लेकिन आनंद बख्शी का एक अलग मामला बैठता है। भरत व्यास निकल लिए और कितने नाम गिनाए, शकील निकल लिए, राजा मेहंदी अली खान हुए निकल लिए, इंदिवर साहब चल रहे थे, लेकिन 80 के दशक के इंदिवर तो एक आंख मारूं तो पर्दा हट जाए वाले स्टाइल में बप्पी लाहिड़ी के सांचे में ढल लिए। और अनजान साहब तो काम वैसे भी उन्हें कम मिलता था, ठीक है, फिर वो बाद में शारीरिक रूप से अक्षम हो गए। गुलशन बावरा तो 80 के दशक की 2-4-5 शम तेरी कसम जैसी फिल्मों के बाद में, उसके बाद तो उनको बारूद मसाला और ऐसी फिल्में 2-4 मिली, उसके बाद वे गायब हो गए। तो आपके सामने, अच्छा संतोष आनंद, तो संतोष आनंद की जब 79 में बननी शुरू और 89 में रिलीज हुई संतोष में, तो उसके बाद तो फिर वे कहाँ आए, लुटेर आई थी धर्मेश दर्शन की, इसमें एक गाना लिखा। फिर ऐलाने, ये नहीं, एक वो थी ना अनिल शर्मा की एक फिल्म थी जिसमें दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, जिसमें तीनों को बिकनी पहना देते, नसीरुद्दीन शाह, जावेद जाफरी और तो फरिश्ते थी कि शायद सत्ती शौरी वाली थी जी, फरिश्ते। मुझे तो मेहुल कुमार की तिरंगा भी थी शायद। हाँ, मेहुल कुमार की तिरंगा में लिखा, लेकिन आप मेहुल कुमार की तिरंगा को संतोष आनंद के गानों के लिए याद नहीं करते, जैसे कि मनोज कुमार की फिल्मों को, जैसे राज कपूर की प्रेम रोग को याद करते। ऐसे तिरंगा आपको याद आएगी तो नाना पाटेकर और राजकुमार के कॉम्बो के लिए जी। तो फरिश्ते आपको याद आएगी कि हाँ जावेद जाफरी, नसीरुद्दीन शाह और आदित्य पंचोली को बिकनी पहना दी। वो बड़ी अजीब सी बातें हैं। तो एक तो वो कारण रहा, दूसरे जान निसार अख्तर वे पहले निकल लिए थे। अब आप नक्श लाइलपुरी जैसे लोग, असद भोपाली, अब असद भोपाली मैंने प्यार किया फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, लेकिन फिल्म रिलीज से पहले वे चल बसे। अब बचे कौन थे? पहली बात है कि वैसे कलमकार, देखिए क्या है, मजरू सुल्तानपुरी जो है एक ऐसे आदमी का नाम। मैं अगर हिंदी सिनेमा में सबसे बड़े गीतकार की बात करूं, काव्यात्मकता लिए तो शैलेंद्र से बड़ा गीतकार नहीं हुआ। शायर की अगर बात करूं तो शायर से बड़ा गीतकार नहीं हुआ। अब गीतकार और शायर शब्द पर जोर देना, मर्म समझना है जी। तो फिर असरत ये अपने और शकील बदायूं ये सब नहीं आएंगे उस कोने में। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक ऐसा बताइए जो जिसके यहाँ आपको शायर भी मिलेगा और आपको गीतकार भी मिलेगा और जो आम आदमी की जबान के बहुत निकट है, अपनी शायरी और अपनी काव्यात्मकता को छोड़कर, तो मजरू से बड़ा कौन हो सकता है? दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे वे भी लिखते हैं, चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे वे भी लिखते हैं, जब दिल ही टूट गया 44 में केएल सहगल का वे भी लिखते हैं, वे भी लिखते हैं कि जो चला गया उसे भूल जा, साथी फिल्म में ये भी लिखते हैं। तो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, ये वे भी लिखते हैं। और आप देख लीजिए, और तो हालत ये हो जाती है कि नौशाद साहब के साथ 4 फिल्में की मजरूम ने, शाहजहां की थी, साथी की थी, एक और की थी, फिर गुड्डू की थी शाहरुख खान वाली। तो गुड्डू में आप देखिए कि ठंडी में पसीना चले ना, भूख ना प्यास लगे यार, यही प्यार तो नहीं कि डैडी से पूछ लेना, ये भी लिखते हैं। अब ये कि निर्मम गीतकार के रूप में तो आनंद बख्शी से बड़ा कोई नहीं हुआ, जिनके यहाँ फिलोसफर भी है, जिनके यहाँ शायर भी है, जिनके यहाँ गीतकार भी है, जिनके यहाँ कवि भी है, लेकिन वे निर्मम गीतकार है, ऑन डिमांड गीतकार। अब बताइए, मजरू साहब चल रहे थे 80 के दशक, 90 में आ गए, आनंद बख्शी साहब थे, लेकिन आनंद बख्शी साहब वहां निकल लिए, मजरू निकल लिए। अब जो गीत आप देखिए ना, अभी कुछ महीने पहले एक खबर आई ध्यान में कि गिनीज बुक में नाम है समीर साहब का सबसे ज्यादा गाने लिखने के लिए जी। अब आप देखिए, एक दौर ऐसा था कि आर.डी. बर्मन के यहाँ आनंद बख्शी लिखते थे, एल.पी. साहब के आनंद बख्शी लिखते थे, कल्याण जी आनंद जी के यहाँ भी आधे से ज्यादा आनंद बख्शी मिल जाते थे, थोड़ा गुलशन बावरा अनजान मिल जाते, पर ये दोनों दो ध्रुव, पंचम और एल.पी. दोनों के यहाँ। लेकिन जब मजरू साहब चले गए और इधर आनंद बख्शी साहब चले गए,
तो आप ये देखिए ना कि लिखने वाले बचे कहाँ। अब मुझे समीर के अलावा एक नाम बताइए जो कि गुलजार साहब देखिए नियमित गीतकार नहीं है, हाँ, कभी रहे ही नहीं, पूर्णिमा से भी नहीं रहे। वो ठीक है कि उन्हें बंदिनी फिल्म में वो गाने का चांस लिखने का मिला, मेरा गोरांग ले ले मोहे श्याम रंग दे, वो ठीक है, पूर्णिमा में अच्छा लिखा है वो, मगर वे वैसे नियमित गीतकार नहीं रहे जैसे सावन कुमार नियमित गीतकार नहीं थे। ठीक है, लिखी कुछ फिल्में वो हाँ, हिट लेकिन होंगी, वो एक दूसरी बात है, वैसे नियमित नहीं रहे। जैसे अनजान, इंदिवर, गुलशन बावरा ये लोग रहे, है ना, मजरू साकी सब रहे। तो आप देखिए कि अब ऐसे में समीर के नाम ये रिकॉर्ड हो जाना कौन सी बड़ी बात है, आसान है। तो कोई था ही नहीं भाई। अब आप देखिए नदीम श्रवण के साथ कौन लिख रहे हैं, समीर। जतिन ललित के साथ कौन लिख रहे हैं, समीर। उसके अलावा आप देखिए ये अपने लवेरिया वाले चाचा भतीजा दिलीप सेन समीर सेन के साथ ये लिख रहे हैं, आनंद मिलिंद के साथ समीर लिख रहे हैं, जिसे देखिए अनु मलिक के साथ समीर लिख रहे हैं। राजेश रोशन तो खैर वो अपने भाई तक ही सीमित होकर रह गए, क्योंकि इधर इंदिवर साहब भी चले गए थे। अब आप इंदिवर साहब चले गए तो अब देखिए ना कि कहो ना प्यार है के लिए कहां कहां से कबाड़ने पड़े। हसन कमाल को लेकर आए, सावन कुमार टाक से गीत लिखवाया और भी लिखवाए, बस वो एक आखिरी जमावड़ा था। उसके बाद तो राजेश रोशन के यहाँ, राकेश रोशन के यहाँ संगीत का मिठास ही मर गया। इंदिवर क्या गए, इनका म्यूजिक खत्म। अब आप देखिए सुभाष घई ने एलपी को छोड़ा लेकिन आनंद बख्शी को नहीं छोड़ा, और आनंद बख्शी के साथ उन्होंने अपनी आखिरी सुपरहिट फिल्म दी थी, वो थी ताल। ताल के बाद सुभाष घई का बैनर ही डूब गया भाई। कोई ढंग की, अच्छी तो छोड़िए, ढंग के म्यूजिक वाली फिल्म भी नहीं दे पाए, तो जड़ कौन था, आनंद बख्शी साहब। अब आप बताइए कि समीर साहब, ठीक है मैं मानता हूं कि गाने हिट आए, बात गानों के हिट होने या नहीं होने की उतनी बड़ी नहीं है। वो जो आप जिस संगीत के स्तर की बात कर रहे हैं, उस संगीत का स्तर तीन तरह से गिर गया। एक तो ये करण जौहर साहब के चक्कर में आकर जतिन ललित भिड़ लिए, अलग हो लिए। इधर दिलीप सेन समीर सेन जो है उन्होंने अपने आप को बहुत सीमित कर लिया, क्योंकि मैं ये नहीं मानता इनकी प्रतिभा सीमित थी, ऐसा नहीं है। अरे साहब, जमाल सेन का खानदान है, क्या बात करते हैं। शंभू सेन, मृग तृष्णा फिल्म का संगीत देखिए, और इन लोगों ने भी ये दिल लगी फिल्म में जो दिखाया, एक होता है ना कि परखी लगाते हैं चावल की या गेहूं की बोरी में और लगा के दे, वो परखी जो ये दिल लगी फिल्म में गाने जो दिए इन्होंने दिखाए। उसके बाद तो खैर राजू बन गया, जेंटलमैन है, बहुत आए, लेकिन इन्होंने जो काम करने का तरीका था, भगवान जाने क्या हुआ, वो इस तरीके का कर लिया कि जिसकी विस्तार की गुंजाइश कम हो गई। अब आप विस्तार नहीं करेंगे तो एक जो खुदाई करेंगे तो आखिरकार तो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम भी किसी दिन तो खत्म हो गए। फिर चाचा भतीजा की इनकी जोड़ी भी टूट गई, तो वो बहुत दुखद रहा। तो दो जोड़ियां ये टूट गई। अब आप इस पर भी ध्यान दीजिए कि अनु मलिक एकमात्र आदमी है जो आदमी गीतकार बदल बदल कर भी खूंटों पर खड़ा रहा। वो आदमी बॉर्डर में जावेद अख्तर के साथ आता है। अब आप ध्यान दीजिए, बॉर्डर फिल्म का क्या कोई भी गाना ऐसा है जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये संगीत की कसौटी पर अच्छा नहीं है या लिखने की कसौटी पर अच्छा नहीं है? कितना बढ़िया लिखा हुआ है। रिफ्यूजी का संगीत नहीं चला लेकिन गाने बहुत बढ़िया थे। तो जहां मैं हमेशा ये कहता हूं कि बाद में नियमित गीतकार आनंद बख्शी के बाद कहां, समीर की शब्दावली, समीर के लिए लोग मजाक में कहते हैं दिल जिगर जान से बाहर नहीं निकलते। तो भैया उस बंदे ने कभी दावा किया क्या कि मैं बहुत बड़ा शायर या गीतकार या कवि हूं? नहीं किया ना। तो फिर आप उस बंदे को क्यों दोष देते हैं, जिस बंदे ने कभी ये दावा तो किया ही नहीं है, जिस बंदे ने कहा मैं फिल्मों के लिए लिखता हूं, जो जैसी फिल्मों की डिमांड है लिखता हूं, तो उस आदमी को दोष मत दीजिए, लेकिन जरा उसके अलावा भी बताइए तो सही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो जो 50, 60, 70 का दशक अच्छे लिखने वाले तो छोड़िए, ढंग के गीतकार भी कोई आए क्या बख्शी साहब के बाद? जावेद अख्तर साहब, अब जावेद अख्तर, अब देखिए इन्होंने अपने बेटे की फिल्म में जिंदगी न मिलेगी दोबारा में गाने लिखे, अपनी बेटी की फिल्म में लिख के वहीं तक सीमित होकर रह गए। रेगुलर गीतकार, नियमित गीतकार हिंदी सिनेमा में
बख्शी साहब के, मजरू साहब के जाने के बाद बचे कहाँ? बची कुची कसर इंदिवर पूरी कर गए कि उनके जाने के बाद नहीं रहे। तो ये जो यहाँ से जब हम ये कहते हैं ना कि बाद का संगीत उसका स्तर गिर गया और अब तो खैर मर गया, अब तो मैं कहता हूं कि वो आईसीयू में पड़ा है। भगवान संगीत तो जब तक ईश्वर है सृष्टि तब तक कभी नहीं मरेगा, और फिल्म बनेगी तो म्यूजिक रहेगी, लेकिन वो मिठास भगवान फिर से खड़ा कर दे कि वो आईसीयू में पड़ा है। लेकिन वो जो मरने की बात है, आईसीयू में जाने की बात है ना, मरने जैसा होने की बात, उसके पीछे कारण ये है कि एक तो लिखने वाले कहां, देखिए इंदिवर के नाम अगर ये आता है कि चंदन सा बदन चंचल चितवन, तो मैं आपसे ये निवेदन कर दूं कि ये गाना पहले ऐसे नहीं था। अच्छा। हाँ, इस गाने के पहले बोल थे चेहरे पे चमक, चेहरे पे नमक आंखों में चमक, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चेहरे पे नमक आंखों में चमक मतलब नमकीन सौंदर्य, जिसको बहुत भद्दे ढंग से पुकार फिल्म में गाना डाल के आगे समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो, लगा प्यार का वो रंग की रंगीन हो गई हो। लेकिन खैर वो एक अलग बात थी। तो इंदिवर साहब जो आपको वहां से लिखते कहते हैं समझौता गमों से कर लो, और आते हैं हम थे जिनके सहारे, और आते तुमसे बढ़कर दुनिया में न, और आते हैं इंदिवर साहब की ये बंधन तो प्यार का बंधन है। लेकिन वो इंदिवर साहब उसके पहले 80 के दौर में जब बप्पी लाहिड़ी के साथ में आते हैं, पद्मालय स्टूडियो और वो दक्षिण भारतीय जितनी फिल्में हैं उन सब में चलता हुआ गाने लिखे, झोंपड़ी में चारपाई, ये सब लिखे हैं ना, और एक आंख मारू में तो उन्होंने हद ही कर दी। लेकिन देखिए क्या होता है, हिंदी सिनेमा ने हमेशा संगीत तब बहुत बढ़िया दिया है जब दो लोगों ने बैठ के ढंग का काम करने की सोची हो या उन्हें थोड़ा अवकाश मिला। अब देखिए, अब मुद्दत फिल्म की बात करते हैं, मेरे दिल में है क्या प्यार ही प्यार, मुझे कहते हैं रोमियो, आपको अगर ये मिलेगा तो उसमें एक नायाब गाना ये भी तो मिलेगा, प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा। मैं समझता हूं मुन्ना अजीज यानी मोहम्मद अजीज और आशा जी के गाए गानों में सबसे बढ़िया गाना है ये। और बोल देखिए ना आप इसके, ये वही इंदिवर है जो एक आंख मारू तो लिखते हैं, वो क्या कहते हैं, चेहरा कमल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है, तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। क्या कम है ये सौंदर्य के प्रतिमान के रूप में। लेकिन बात वही है ना कि 94 95 से 99 तक आते आते ये जो बड़े लिखने वाले थे जिनकी कलम में शब्दावली और भावगत रूप बहुत विस्तृत था, ये रहे नहीं। और समीर जो मैदान में बचे थे, एक अकेले समीर पर सारे गाने। अब समीर की हालत तो ये हो गई थी कि आज फोन करता प्रोड्यूसर, कल गाना है, सिचुएशन ये बात खत्म। अब वो ढंग से बैठ के बात करना कि क्या है कैरेक्टर, क्या है सिचुएशन का कैरेक्टर, क्या है, एक तो जो आदमी है कलाकार पात्र उसका चरित्र क्या है, ठीक है, और दूसरा उस गाने का चरित्र क्या है, वहां सिचुएशन का, ये सब तो भूल ही जाइए। बल्कि समीर साहब खुद कहते हैं कई बार तो होता था कि स्टूडियो पे रिकॉर्डिंग है, हम घर से रवाना हुए हैं, रास्ते में लिख रहे हैं, जितना घी डालोगे स्वाद उतना ही आएगा। तो मैं ये जो संगीत आज आईसीयू में गया है 90 से 99 के बाद का, मैं उसके लिए सबसे ज्यादा दोष तो नहीं दूंगा लेकिन कमी बताऊंगा, वो है कि अच्छे गीतकारों की कमी है। अच्छे गीतकार नहीं रहे ना, इसीलिए वो संगीत गिरा। संगीतकार नहीं, संगीतकार तो तब भी थे। अब देखिए ना, मुन्नी बदनाम हुई लाना पड़ा, जबकि ये भी नकली गाना, मतलब नकलची गाना ये भी। ऐसी माया गोविंद जब वहां जाकर के दलाल में चढ़ गया ऊपर लोटन कबूतर, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वही बप्पी लाहिड़ी उसी फिल्म में कितना प्यारा गाना देते हैं। मतलब उस एक अगर माया गोविंद वाले गाने, माया गोविंद बहुत बड़ा नाम हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों का, लेकिन ओए मैंने चोरी चोरी कविता कृष्णमूर्ति के साथ में जो कुमार शानू साहब ने दिया। अब आप देखिए ना कि उन्होंने उसी फिल्म में बढ़िया गाने दिए ना,
क्योंकि उस समय उनके साथ वो लिखने वाले लोग थे। माया गोविंद से तो एक ही गाना हुआ वो, सही बात। लेकिन उसके बाद में आप देखिए, मगर अब बहुत सोचना पड़ रहा है कि रानी मलिक को कितने गाने मिले, कितने नवाब आरजू को मिले, मतलब समीर के अलावा, है ना। तो सोच सोच कर गिनना पड़ रहा है, 1 2 3 4 ऐसे। तो समीर के पास अब उस सीमित दायरे में आपने सेटिंग कर रहा है प्रोड्यूसर, क्योंकि जैसे मैंने हमेशा कहा है, मैं एक बात और कह रहा हूं, गीतकारों की कमी जिम्मेदार है, गीतकार जिम्मेदार नहीं है। दूसरा, निर्माता निर्देशक जिम्मेदार है। कैसे? 90 के दशक में जो नए निर्देशक और निर्माता पैदा हुए, खासकर मैं निर्देशकों की बात करूं, एक जो पूरी जमात आई, अब आप ये देखिए ना कि इस जमात में ये लोग गाने की सिचुएशन और गाने को समझते ही नहीं थे। 80 के दशक की जमात के जो निर्देशक थे वो ज्यादातर 88 89 90 आते आते हल्के हो लिए थे, फिर जो गंभीर थे बड़े थे वही मैदान में टिके। लेकिन उसके बाद वाले में अब आप देखिए कि एक, मैं बहुत बड़े उसका नाम लूंगा निर्देशक का, और मुझे लगता है कि उन्हें मेहनत करनी चाहिए थी, वो तो खैर आज भी नहीं सुधरे, अनिल शर्मा जी। इंदौर में महात्मा गांधी हॉल में ज्योति सम्मेलन था, और वो दूसरे दिन आयोजकों ने, वो वहां शूटिंग करना आयोगे तो उन्हें वहां बुला लिया विशिष्ट अतिथि के नाते। तो कुछ एक ज्योतिषी को उन्होंने अपने हाथों से वो पुरस्कार सम्मान वगैरह दिए। रवाना होने लगे तो चूंकि मुझे श्रद्धांजलि फिल्म साहब बहुत अच्छी लगी, बहुत वो फिल्म तो, और मैं समझता हूँ अनिल शर्मा ने एक ही फिल्म दी है, बस जैसे डेविड धवन ने एक ही फिल्म दी है स्वर्ग, उसी तरीके से मेरा ये मानना है, क्षमा कीजिएगा, मुझे अधिकार है कि मेरी राय भी मैं रखूं पसंद नापसंद, मैं समझता हूँ अनिल शर्मा ने एक ही फिल्म बनाई, वो श्रद्धांजलि है। और क्या तो राखी का रोल और क्या सुरेश ओबेरॉय, मैं तो चाहूंगा कि सिर्फ इसी फिल्म पर कभी मुझसे विस्तृत चर्चा की जाए। तो अब देखिए कि अनिल शर्मा जब हकीकत फिल्म बनाते हैं, ऐलान जंग बनाते हैं, म्यूजिक का क्या हाल होता है। ठीक है, श्रद्धांजलि तो संगीत प्रधान थी ही नहीं, फिर भी उसमें एक आध गाना, एक आध ट्रैक अच्छा था। वो आजकल की 15-20 सालों की जो भाषा उसमें ट्रैक कहते हैं, पता नहीं क्यों, मैं तो कहता हूं गाना सही शब्द है। लेकिन आप देखिए कि गदर एक प्रेम कथा, ठीक है, मैं समझ वाली बात पे आ रहा हूं। अब आनंद बख्शी साहब ने गाने लिख दिए। अब आनंद बख्शी साहब तो आप जानते हैं कि इतने मास्टरपीस थे कि जो निर्देशक कहता, संगीत निर्देशक या फिल्म का निर्देशक की सीटिंग लगाएं, बख्शी साहब बैठ के करें, उनके साथ वो भी करते। और उनके यहाँ तो खाने बने हुए थे कि अच्छा कोई कहता मैरी सीक्वेंस का गाना चाहिए, अच्छा ये मैरी सीक्वेंस ये ले जाओ, पार्टी सॉन्ग चाहिए, अच्छा ये पार्टी सॉन्ग ले जाओ। सामने वाला यही तो मांग रहा है, उसने थोड़ी कहा बैठ के बख्शी साहब डिस्कस करते हैं, गाना बनाते हैं। तो बख्शी साहब थे, तो बख्शी साहब ने गाने बहुत बढ़िया लिखे, क्योंकि बख्शी साहब जो है वो ओपी शर्मा जी वाला मामला देखते थे ना, इनके पिताजी वाला, करेक्ट, तो उनके संबंध वो थे। तो उन्होंने गाना लिख दिया, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सुहाग रात के दिन ये गाना, इसका अंतरा फिल्म आया है, और उसमें वो रोने धोने की बातें आ रही है। हालांकि उसमें शब्द आते हैं, बख्शी साहब ने पूरा किया, आज मिलन की रात न छेड़ो बात जुदाई वाली, मैं चुप तू चुप, प्यार कहे बस प्यार ही बोले खाली, क्या घर आजा परदेसी। अब बताइए एक बात, वो दोनों, वो सुहाग रात है, मियां बीवी वही है, तो कौन से परदेसी को घर बुलाते हैं वो, घर आजा परदेसी। अच्छा, उसके बाद में फिर जब वो बिछड़ जाते हैं और वो कहीं अकेले होते हैं, तब इसको सैड सॉन्ग के रूप में तो वही अंतरा वापस बजा देते हैं। तो वहां तो फिट बैठता है कि घर आजा परदेसी। लेकिन वो जब कैद होती है अपने पिता के, सकीना पाकिस्तान में अपने पिता के घर में, बाहर वो गा रहे होते हैं, तो संगीत का जो निर्देशक महोदय है उसे इतनी समझ नहीं है कि उस वक्त सैड टोन में होता, उसकी शब्दावली उसके अनुरूप होती। और फिर ये बात एक अनिल शर्मा की कमी की नहीं है। मेरा मंतव्य अनिल शर्मा को लांछित करना नहीं है, लेकिन मेरा मंतव्य है कि उदाहरण से बताऊं कि ऐसा 90 के दशक में मेरे नाग राजा आजा तू आजा, मतलब ये क्या हो रहा था संगीत के नाम पर।
तो निर्देशक, अब आप देखिए, जैसे उदाहरण बताऊं, मैं कई बार कहता हूं 90 से 99 के 10 वर्षों में संगीत बहुत बढ़िया था। ठीक है, वो नदीम श्रवण का अपना एक, जैसे मैंने कहा ना, इंडोर ट्रैक था, किसी का आउटडोर, बढ़िया। लेकिन तनिक ये देखिए कि वो आप अब वापस आप देखिए, मैं मित्रों आपसे कहना चाहूंगा, वो सारे सुपर हिट मीठे गाने फिर देखिए कि कैसे कैसे हीरो हीरोइनों पर जाया किए गए, वेस्टेज किए गए, कि जो पत्थर सा चेहरा लिए हैं, सिर्फ होंठ हिला रहे हैं, लिप्स मूवमेंट में गाने के बोल निकल रहे हैं। अब लोग तो झेल इसलिए गए कि गाना मीठा था। और उस दौर के सबसे बढ़िया आवाज, देखिए मैं कुमार सानू को सबसे बढ़िया गायक मानता हूं उस दौर का, कुमार सानू। फिर मैं बात करता हूं अभिजीत भट्टाचार्य की। उदित नारायण भी ठीक है, लेकिन मेरी उस पसंद में जो है, और मेरी उस पसंद में साधना सरगम को ज्यादा चांस नहीं मिले, लेकिन उस फीमेल में सबसे ज्यादा बढ़िया मानता हूं अलका याग्निक को। आप दिल क्या करे में वो गाना, प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कहीं तुम नहीं थे, कम हम नहीं, कहीं हम नहीं थे, सर्दियों में रात को खुली छत पर जाकर सुन लीजिए, कलेजा चाक हो जाएगा। तो वो, लेकिन वहां कौन है, वहां प्रकाश झा जैसे समझदार निर्देशक है भाई, जिन्होंने उसको फिल्माया ऐसे है और फिर बैठ के बात की है म्यूजिक की। तो जब आपको एक ठंडी हवा के सिहरन वाले झोंके कानों में सुनाई पड़ते हैं म्यूजिक में, तो सामने पर्दे पर वही दिखाई देता है। लेकिन ये सब नहीं है। अशोक गायकवाड़ जैसे निर्देशक, सलीम जैसे निर्देशक, मतलब समझ में नहीं आता। देखिए, होने को तो तेरी मेहरबानियों में केसी बोकाड़िया ने कुत्ते को हीरो बना दिया था। कुत्ते पे गाना, वो पूरा का पूरा गाना जो है, तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां, वो गाना किस पे फिल्माया है? कुत्ते पे ही तो फिल्माया है। बिल्कुल उस स्पष्ट कहता है, प्यार वफा ईमान तेरा कैसे भुलाऊंगा एहसान तेरा, है ना। लेकिन अशोक गायकवाड़ की फिल्म में नाग राजा को लेकर के जो है, जिस सिचुएशन में, अच्छा फिर मैं उसी पर आऊं, जैकी श्रॉफ पर काश फिल्म में 80 के दशक के अंत में महेश भट्ट ने कितने प्यारे गाने फिल्म में, ओ यारा तू प्यारों से है प्यारा, है ना। लेकिन 90 से 99 के बीच में जितने लोग आए हैं, ये लंबे लंबे बाल लेकर आ गए, सिर्फ होंठ हिला रहे हैं, गाना निकल रहा है, न तो उनके चेहरे पर उस गाने के भाव है, और न वो जो फिल्मा रहा है, जो कैमरा दिखा रहा है, वो भी उस संगीत और बोल जो है उसके साथ न्याय नहीं कर रहा। और मैं जाऊंगा तो बहुत बड़ी लंबी इस पे बात हो जाएगी कि फला गाने के फला बोल है और पिक्चराइज जो किया है वो क्या किया है। क्योंकि देखिए क्या होता है, मुझे यहाँ पर याद आते हैं वो लोग जिन्होंने कैमरे से महाकाव्य रचे हैं। चलिए मैं ज्यादा दूर नहीं, बाद के लोगों में आपको मनमोहन सिंह, बाद के लोगों में देख लीजिए भाई, बाबा आजमी अच्छे रहे, बड़े रहे, लेकिन मैं उनको कैमरे का कारीगर नहीं मानता, कैमरे का चित्रकार नहीं मानता। बाद के दौर में समझता हूं कि संतोष सीवन ने भी बहुत अच्छी कोशिश की है, बहुत अच्छी कोशिश की है संतोष सीवन ने। लेकिन बात वही है ना, जहाज का कप्तान यानी कि निर्देशक अगर गाने को पिक्चराइज करने में मेहनत नहीं कर रहा है, उसका मैं जहां तक समझता हूं कि वो लोग, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अधिकतर निर्देशक जो हैं वो हिंदी सिने संगीत के मिठास को समझते ही नहीं थे। क्योंकि पहले तो क्या है, गाना जब कंसीव होता है, फिर कंपोज होता है, रिकॉर्ड होता है, उसके बाद उसकी सिचुएशन को लेकर वो उसका कैमरे से कमाल होता है, फिर पर्दे पर देखते हैं तो वो आंखों, दिमाग को और दिल को, सबको वो सुकून देता है। ये सुकून जो है ना, आंखों का नहीं था, दिमाग का नहीं था, सिर्फ दिल का था, क्योंकि गाने मीठे थे। इसीलिए आप देखिए ना, 10 लाख से ज्यादा ऑडियो कैसेट बिके थे दिल फिल्म के, उस वक्त का वो रिकॉर्ड तो ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये है कि ये सारी फिल्में श्रव्य प्रधान थी, तो इनकी फिल्में जो है उनके लाखों कैसेट बिकते थे जी। इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना बड़ा क्यों नहीं होता था? अब आप ध्यान से देखिए, इस दौर की फिल्में 87 में तो चलो मैंने प्यार किया के चली गई, उसके बाद आप देखिए कि 94 में हम आपके कौन आई, उसने झंडे गाड़े कि नहीं गाड़े, थिएटर में कमाई के भी और कैसेट के भी, हाँ कैसेट के बिक्री के भी। कारण क्या है कि वो दिल, दिमाग और आंखें तीनों का तालमेल वहां अच्छा लगा। जब आप
देखिए इस बात को कि राम लक्ष्मण, अब ये बात और है कि काम उन्हें भी बहुत कम मिला, बहुत कम काम किया। अब आप देखिए कि वो एक सरगम बजती है, निसा रेगा रे सा रेगा रे सा रे, निसा रेगा रे सा रेगा रे सा सा, टिंग 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 टिंग, ये गाने के अलावा। तो ये जो निसा रेगा रे सा रे, ये हम आपके कौन में जहां सैड टोन में आता है वहां कलेजा चीर देता है। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि अनिल शर्मा जी की तरह की वैसा का वैसे ही बजा दिया, नहीं, उन्होंने अलग से उसे कंपोज करवाया है, ठीक है। बैकग्राउंड स्कोर उस सीन को, अच्छा गाने जहां आप देखिए, आज हमारे सामने अजब सी उलझन, राजश्री में आपको कुमार सानू कितनी बार दिखेंगे, बड़े बड़े भाइयों के छोटे भैया, ये छोटे छोटे, क्षमा कीजिए, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बने किसी के सही, इस गाने में मिलेंगे, तो इसमें सबके साथ हैं। और आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है, उसमें प्रमुख आवाज के रूप में, अब आप ध्यान से देखिए वो जो गाना है ना, इस समधी समधन गाते हैं आमने सामने बैठे, हाँ, तो वो पूरे गाने को आप ध्यान से देखिए, उसका कैमरा चित्रकारी करता है। हाँ, ये नहीं होता कि हाँ हम नजर हटा के हाँ हम सुन रहे हैं सामने गाना, नहीं, कैमरा वहां कैमरा बोल रहा है, कैमरा बोल रहा है। तो ये राजश्री प्रोडक्शन का कैमरा बोल रहा है, ये सबके यहाँ क्यों नहीं बोला? ये यशराज फिल्म से वो कैमरा बोलता था, मनमोहन सिंह उनके फेवरेट हुआ करते थे फोटोग्राफर, कैमरामैन कहिए, है ना, अब सिनेमेटोग्राफर कह देते आज की भाषा में, ये उनके वहां क्यों नहीं हुआ? ये सुभाष घई के था, बाकी सबके क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लोग गाना कंसीव करते थे, थॉट प्रोसेस में होता था, लिखने लिखवाने से लेकर पिक्चराइजेशन के बाद एडिटिंग के समय पर्दे पर जब बैकग्राउंड स्कोर उसमें डाला जाता, पार्श्व संगीत, तब तक इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट सार्थक था। तो इनका एक एक गाना, अब देखिए मैं यहाँ एक जिक्र करना चाहूंगा स्तर का, ये उसी दौर की फिल्म है, और फिल्म है राम लखन, उसी दौर की फिल्म है, 89 की फिल्म है ये। तो इसमें एक था गाना, ओ राम जी बड़ा दुख दीना, लता जी ने सुभाष घई के यहाँ बाद में गाना कम कर दिया। यूं समझ लीजिए कि लक्ष्मी प्यारे कहते हैं कि भाई वो विदेशों में शो ज्यादा करती थी, उनकी उपलब्धता कम थी, तो हम अगली पीढ़ी को ले रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर ये गाना लता जी ने गाया था। अब इस गाने में थोड़ा सा डर था कि अगर तनिक सा समझने में हेरफेर हो जाए तो इस गाने को मुजरा समझ लिया जाता है। हुआ भी यही, सरोज खान को सुभाष घई ने बताया कि सरोज जी ऐसे ऐसे गाना है और ये इस तरीके से बैठे और ऐसे ऐसे माधुरी डांस करेगी। अगले शूटिंग के दिन वो आए और कैमरा वैमरा सेटअप, क्योंकि वो होता था ना कोरियोग्राफी वाले अपने हिसाब से कैमरा सेटअप लगाते थे, है ना। तो ज्यादातर निर्देशक तो समझ ही नहीं रखते थे, तो वो तो गाना बनाना छोड़ देते थे, म्यूजिक डायरेक्टर के भरोसे बना ला तू, और उसे कहते तेरा कैमरा सेट कर ले, फिल्म ले, फाइट वाले से जैसे कहते हैं कि जैसे आजकल हो रहा है ना, असेंबल हो रही है फिल्में, असेंबल ही हो रही है, और क्या हो रहा है, बना कौन रहा है। और आजकल तो प्रोजेक्ट बनते हैं, फिल्में कहाँ बनती हैं। तो अब वो रिहर्सल करवानी शुरू की सरोज जी ने, तो सुभाष घई ने कहा ये क्या है सरोज जी? बोले ये तो मुजरा है। तो बोले और क्या मुजरा? अरे बोले मुजरा नहीं है ये। तो बोले आपने कहा था लोग ऐसे बैठे हुए इसमें, तो बोले ये सेटअप कोई मुजरे का ही। तो अब आप ध्यान से देखेंगे मित्रों, तो वो जो वहां माधुरी दीक्षित गा रही है, थोड़ा सा इसको अगर आप भटक गए तो आपको पाकीज़ा और मुगले आजम के मुजरे याद आ जाएंगे। नहीं, अब ये किसने निर्णय किया कि मुजरा नहीं है? ये निर्णय किया गाने ने। आनंद बख्शी साहब और एलपी साहब ने जो गाना कंपोज किया, अब आप सिर्फ आंखें बंद करके गाना सुनिए, आपको कहीं मुजरे की टोन नजर नहीं आएगी। तो निर्देशक सुभाष घई के यहाँ मुजरा नहीं था, गीतकार संगीतकार के यहाँ मुजरा नहीं था। लता जी ने गाया है तो बाकायदा एक उलाहना है, प्रेम भरा उलाहना अपने जेठ को। मुजरा उनके गायन में भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर मिस होता तो सरोज खान साहब तो वहां मुजरा कंपोज किए बैठ गई थी। फिर सुभाष घई ने कहा कि फिर वो सारे जो स्टेप है ना, वो सुभाष घई ने खुद बताए हैं करके। वो शायद कहीं आपको मिल जाए, अगर उन्होंने कोई वीडियो शूट किया हो, अगर ऐसा कभी होता भी था कि वीडियो शूट करते थे, शूटिंग का भी शूट करते, अगर ऐसा होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो सुभाष घई साहब इस बात की ताकीद कर देंगे, क्योंकि मुझे लगा है कि ये मैंने ऑथेंटिक ढंग से कहीं सुना है, शायद सुभाष जी से ही सुना होगा। तो अब वो क्या हुआ, लेकिन मेरा यही कहना है
ऐसे कितने थे, बमुश्किल ये 2-4 लोगों के अलावा आपको मिलेंगे नहीं उस पूरे दशक में। और ऊपर से मैं फिर कह रहा हूं, पत्थर जैसा चेहरा लिए हीरो हीरोइन होते थे। अब व्यक्तिगत आलोचना निंदा नहीं है, लेकिन पपिया झपिया पा ले हम, अखियों के पेच लड़ा ले हम, वो मेरी चुलबुली, क्या तो गाना था क्या। अब ये वैसे गाने थे जैसे दक्षिण भारतीय फिल्मों में हिंदी गाने डब करते हैं ना, कि पर्दे पे वो लॉन्ग शॉट में चल रहे हैं और कुछ भी बोल चला दो ना, कौन सा क्लोजअप आ रहा है, क्लोजअप जहां हल्का फुल्का होता है वहां 2-4 शब्द मैच कर दिए। तो ऐसे 90 से 99 के बीच में जो फिल्मांकन रहा है ना, तो सबसे पहले तो वो जो निर्देशक थे, क्योंकि देखिए जब तक गानों में दम था, संगीतकार जमकर मेहनत करते थे, गायक करते थे। अब आप कहेंगे मैंने गीतकार का नाम क्यों नहीं लिया, तो गीतकार तो अब अपनी एक सीमित क्षमता में समीर जितना लिख सकते थे, लिखा, उन्हें धन्यवाद इस बात के लिए। अन्यथा अगर वे भी नहीं उपलब्ध होते तो पता नहीं क्या होता गानों का। लेकिन वो जो एक थॉट प्रोसेस निर्देशकों का था, मैं फिर बिल्कुल जिम्मेदारी से इल्जाम लगा रहा हूं, इल्जाम आयद कर रहा हूं कि उन लोगों को हिंदी सिने संगीत की समझ ही नहीं थी। ऐसे हाथों में ये जो गाने पड़ गए थे, इसलिए सारे गानों का पर्दे पर फिल्मांकन मुर्दा है। यानी कि होता ये था कि थिएटर में उस दशक में जब गाना चल रहा होता ना, गाना मीठा होता, लोग कहते कैसेट पे सुन लेंगे, वो बाहर निकल के सुविधा लाभ, लघु शंका, पानी वानी के लिए, कुछ खाना पीना के लिए निकल जाते थे। सिंगल स्क्रीन का जमाना था उस समय, तो ये हालत थी कि गाना चल रहा है तो बाहर, जैसे 80 के दशक में होता था। हालांकि मैं एक बात और बताऊं कि 80 के दशक में भी हम किसी दिन बात करेंगे सिर्फ 80 के दशक पर। 80 के दशक में भी बहुत बढ़िया बढ़िया गाने, बहुत बढ़िया, क्योंकि उस समय महारथी गीतकार संगीतकार मैदान में थे। लेकिन दो तत्वों को उत्तरदायी 90 से 99 का जो धीमे धीमे पतन हुआ संगीत का, उसका माना जा सकता है, और उसके बाद का। और बाद में तो देखिए होता क्या है कि जब कोई गाड़ी के ब्रेक फेल होते रहो, खाई में गिरने होती, तो एक सीमा तक तो उसे रोका जा सकता है। सही बात है। वो तो 99 पर खत्म हो गई सीमा, लेकिन उसके बाद भी अगर रोकने की कोशिश नहीं की तो फिर तो वो अंदर जाके विस्फोट ही होना होता है। या फिर प्रभु कृपा से कहीं पेड़ वेड़ पे अटक गई तो अटक गई, और लटक गई तो भटक गई, अन्यथा तो कुछ नहीं है। अब ये जो सिचुएशन थी ना, इसने क्या किया, हिंदी सिनेमा का बहुत बड़ा नुकसान किया। और जो गुणवत्ता गिरी है, जैसे ये आरोप लगाना तो बड़ा सहज है कि सब गानों में गुणवत्ता नहीं रही, यानी बोल गीतों में गीत, तो भाई जो बंदा उपलब्ध था उसने तो अपनी अधिकतम क्षमता से लिखा ना। अब आप उस आदमी से उम्मीद क्यों करते हो कि समीर कोई बहुत बड़े शायर और कवि गीतकार है, उनकी शब्दावली इतनी विस्तृत है कि अब वो खूब सारा लिखेंगे? भाई बंदा वैसा नहीं था। हाँ, उनकी अपनी क्षमता थी। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि भाई मुझसे वो उम्मीदें क्यों रखते हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि चलिए मान लिया बख्शी साहब चले गए, मजरू चले गए, इंदिवर चले गए, ये 3 बहुत बड़े स्तंभ। अनजान साहब ने बहुत पहले लिखना छोड़ दिया था स्वास्थ्य के कारणों से। बाद में जो थोड़ा बहुत लिखते थे वो, और हसन कमाल तो सिर्फ लिखते थे BR चोपड़ा के लिए, बाकी कहाँ लिखते थे। सावन कुमार अपने अलावा कहीं नहीं लिखते थे। और सौतन की बेटी के बाद में, सनम बेवफा के बाद में ये जो है सावन कुमार के गाने भी कहाँ, अपनी फिल्मों में भी नहीं चले थे। तो अब देखने वाली बात ये है कि ये जितने जो भी निर्देशक थे, सामान्य मझोले नाम, बड़े नाम, इन लोगों ने कभी इस पर मेहनत की कि अच्छे गीतकार खोज कर लाए। हम जिन लोगों को कह रहे हैं ना कि 50 से 60 में, 60 से 70 में, या 45 से 50 में ये आए, इन्होंने बढ़िया बढ़िया गीत लिखे, अरे भाई उठाकर देख लीजिए, सबकी एक ही कहानी है कि फला प्रोड्यूसर ने, फला डायरेक्टर ने उसे फला कवि सम्मेलन में सुना, फला मुशायरे में सुना, आकाशवाणी पर सुना, किसी के घर पर सुना, वहां से उठा के गरज करके ले आए। हाथा जोड़ी कहते हैं राजस्थानी में, हाथा जोड़ी करके आइए, लिखिए। शैलेंद्र को सुना राज कपूर ने, और सुन के अच्छा उनको अपनी फिल्म आग के क्लाइमेक्स के लिए, आग का ही रिपीटेशन है, रीमेक है मेरा नाम जोकर, आग का। हाँ, तो आग के क्लाइमेक्स के लिए एक ऐसा ही शानदार
खून खौला देने वाला गाना चाहिए था, तो शैलेंद्र ने वैसी एक कविता पढ़ी थी मजदूरों पर, वो सुनी उन्होंने वहीं पर कवि सम्मेलन में, और कहा कविराज गीत लिखोगे? आखिर दम तक कविराज ही कहते थे शैलेंद्र को, राज कपूर गीत लिखोगे? वे नहीं लिखता फिल्मों के लिए, वो हे मानते थे फिल्मों में गीत लिखना। तो बोले फिर भी मेरा नंबर रखो, कभी जरूरत पड़े तो याद करना। फिर बरसात के वक्त में वो एक दिन पहुंच गए, बोले साहब शैलेंद्र आए कोई मिलने मिलने? बोले आइए आइए कविराज। बोले आपने कहा था ना वो ऐसे जैसे एहसान करने आए, वो गाने वाने लिखने। हाँ बोलो क्या करना है? तो शायद 200 या 300 रुपया महीने पर उन्होंने अनुबंधित किया। खोज खोज कर लाए। अच्छा, राज कपूर ने परिचय क्या दिया, मैं पृथ्वीराज कपूर का बेटा हूं, फिल्म बना रहा, मुझे गीतकार चाहिए, मेरे लिए गीत लिखोगे? पंडित भरत व्यास हो, पंडित प्रदीप हो, जितने शायर हो, चाहे प्रेम धवन की बात करें, राजेंद्र कृष्ण की बात करें, आकाश कश्मीरी की बात करें, पंडित मुखराम शर्मा की बात करें, पंडित मधुर की करें, इंद्र की करें, असद भोपाली की, किसकी, मजरू साहब की, अरे कुमार बाराबंकवी जी। अब कुमार बाराबंकवी को बोले कि शाहजहां के लिए गाने लिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यार इसमें तो मेरे दोस्त मजरू लिख रहे हैं। तो मजरू ने कहा नहीं, महबूब के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा नहीं रहे, आप कर लीजिए। नरेंद्र शर्मा को कौन लाया? ये संतोष आनंद को कौन लाया? मनोज कुमार खींच के लाए। आगा कजलवाज से प्रेम रोग में गाने किसने लिखवाए? इंदिवर को कौन लाया? अनजान को कौन लाया? ये खोज खोज कर लाए थे, अपने पास रखा, इनसे गाने लिखवाए। कोई संगीतकार पकड़ कर लाया किसी को, कोई निर्माता, कोई निर्देशक, कोई बैनर का आदमी। अब दलसुख मंचोली ने कितने लोगों को चांस दिया सोचिए, अभिनेताओं से लेकर और लेखकों तक, गीतकारों, संगीतकारों। तो वो लाए ना तब। अच्छा, कुछ आनंद बख्शी जैसे ऐसे लोग थे जो खुद आए, एड़ियां रगड़ रहे थे, लेकिन उन्हें भी परखा। अच्छा भैया इसमें एक गाना लिख दो, अच्छा भैया इसमें 2 गाने लिख दो जी। अब आप देखिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कॉम्बो का किशोर कुमार के साथ पहला मिलन होता है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। तो ये भी बड़ी अद्भुत बात है कि आनंद बख्शी और एलपी का भी पहला कॉम्बो यहीं बैठता है, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। अब आप देखिए कि वो एक एक गाना जो इधर उधर, और फिर जो खैर बाद में तो उसमें तो इन्होंने, एक था गुल और एक थी बुलबुल, उसमें तो उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फिर मिलन फिल्म से तो कहना ही क्या, फिर तो आनंद बख्शी का राज हुआ। तो इन लोगों को भी तो उन्होंने मौका दिया ना। तो मुझे ये जानना है हमारे इंडस्ट्री के बड़े बड़े निर्देशकों से कि भाई आपने कितने गीतकार खोजे, चलिए बताइए। अगर हम जिम्मेदारों की बात करते हैं कि हिंदी सिनेमा के संगीत का स्तर गिर गया और उसके लिए गीतों की कमी या गीतकारों की कमी जिम्मेदार है, तो आपने कितने खोजे? बिल्कुल सही। देखिए, जब जरूरत थी तो मुजफ्फर अली शहरयार को लाए ना, और मुजफ्फर अली तो बाद की बात है, जयदेव तो गमन में ले आए थे। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, तो वहां तो जयदेव लाए थे। तो आप कितनों को लाए? नहीं लाए ना। अब देखिए, आपकी सूरज सनीम जब आते हैं डैडी में महेश भट्ट के साथ में, तो वो दोहराव बाद में क्यों नहीं होता है, वो आगे तक क्यों नहीं चलता है? तो मेरा ये कहना है कि बिल्कुल हिंदी सिने संगीत, मैं इस शब्दावली इस टर्म को काम लेता हूं हमेशा, हिंदी सिने संगीत या हिंदी सिनेमा संगीत है ना, वो जब 99-2000 आया और उसके बाद इसका मामला बिल्कुल ही खराब हुआ, तो और बख्शी साहब और मजरू और इंदिवर के जाने के बाद, तो इंदिवर तो खैर पहले ही चले गए थे, बख्शी साहब बाद में गए थे, बख्शी साहब के बाद में, तो उसका कारण ये था ना कि उतने समृद्ध और सक्षम लोगों को न तो खोजने का प्रयास हुआ, और आज भी नहीं है। सही बात। खैर अब तो दुर्भाग्य की बात है कि वो संगीतकारों की पीढ़ियां वो भी नहीं रही जो 2000, 2004-5 में थी। देखिए, शरीर से नदीम अख्तर सैफी जीवित है, प्रभु ने लंबी उम्र दे, हालांकि भगोड़े हैं इस देश के, तो वो एक दूसरी बात है, लेकिन जो भी हो, मगर मैं ये कह रहा हूं कि वो संगीतकारों की पीढ़ी नहीं रही, मतलब उस रूप में वो संगीतकार नहीं रहा। होने को तो राजेश रोशन, अन्नू मलिक आज भी हैं,
और मैं समझता हूँ हिमेश रेशमिया जब तक एलपी के प्रभाव में थे तो उनकी तो मैं एक ही फिल्म मानता हूँ जो उन्होंने दी है और जो वाकई मानता हूँ बढ़िया दी है या ढंग की दी है, तेरे नाम। उसके अलावा मैं तो नहीं समझता कि कभी उन्होंने कोई ढंग की मेहनत की होगी, बल्कि बहुत बड़ी उम्मीद थी कि प्रेम रतन धन पायो राजश्री के साथ आए हैं। अब मुझे तो वहां भी ये लगा कि राजश्री वालों ने इन्हें क्यों चुना, फिर लगा कि आजू बाजू देख लिया और कोई मिला ही नहीं, जो मिले तो उन्होंने मेहनत भी की राजश्री के साथ बैठकर और अच्छा संगीत दिया, ये भी सही है। लेकिन ठीक है कि अब वहां उनमें गीत भी तो उस श्रेणी के नहीं मिले। और फिर आप देखिए क्या नाम है, पलक मुच्छल। अब पलक मुच्छल और लता जी, अंतर तो है। अच्छा चलिए लता जी छोड़ देती है, अब अलका जी से भी ले लेते उन्हीं की आवाज भी तो, क्योंकि मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। महिला स्वर जो होते हैं ना, महिला गायिका, इनके लिए कहा जाता है कि गाने को छोड़िए, जो ऐसे बोलती हैं तो उनकी आवाज में अगर मिठास है तो समझ लीजिए गाने में अद्भुत मिठास होगा। अन्यथा अगर बोलते समय उनके मिठास नहीं है तो आपको जैसे अब आप अलका जी का और लता जी का, और इस पीढ़ी में अलका जी के बाद श्रेया, ये तीन ही ऐसी हैं जिनकी आवाज में वो मिठास है, जब ये बोलती हैं वो गायकी माता है। तो अब न तो हमारे पास गुणवान गीतकार हैं, न संगीतकार हैं। गायक तो मैं समझता हूँ कि 25% सोनू निगम और बाकी उनसे पहले कुमार सानू और अभिजीत, ये सब वहीं पर बंद ही हो गए। उसके बाद देखिए, क्षमा कीजिएगा, अरिजीत सिंह वगैरह जो है ये प्राइवेट एल्बम वाले गायक अवश्य हैं, जो 80 के दशक में होते थे ना, बस प्राइवेट एल्बम वाले गायक, है ना। अब आप देखिए एक प्राइवेट एल्बम में लता जी, आशा जी और जगदीश सिंह जी का, आदेश श्रीवास्तव का संगीत है। कहीं कहीं से हर चेहरा तुम जैसा लगता है, तुमको भूल न पाएंगे ऐसा लगता है ना। और अब देखिए इसके गाने, इससे ये जो पूरा एल्बम है इतना मीठा और इतना सुपर हिट है, इसका 10वां हिस्सा भी आज की फिल्म में नहीं है। तो ये शून्य है, और शून्य को उभारने का दायित्व तो देखिए जो प्रोडक्शन हाउस है, बैनर है, उन्हें लेना पड़ेगा, जो बड़े बड़े निर्माता। अच्छा एक बात और है, अब 2-4 बैनर है वो ढंग के बचे हैं, बाकी बड़े जो सिंगल नेम यानी एकल नाम वाले होते थे अब वो भी तो रहे नहीं है भाई, सुभाष गई वगैरह का जमाना गया। दूसरी बात है, एक और समस्या ये है, समस्या ये है कि जब तक दिल और दिमाग का जुनून साथ लेकर गीतकार, संगीतकार, गायक खोजे नहीं जाएंगे, आवाजें तो अच्छी आ रही है लेकिन गीतकार, संगीतकार नहीं खोजे जाएंगे ना, तब तक ये शून्य जो है ये भरा नहीं जाएगा। मगर समस्या यहाँ क्या आती है, समस्या है कि पिछले लगभग 20 वर्षों से जो फिल्में बनाने का जो निर्णय करने वाले प्रोडक्शन में लोग बैठे हैं, वो MBA छाप लोग बैठे हैं, बस तथाकथित मैनेजमेंट ये भरे हैं। और ये मैनेजमेंट ये जो है बाजार के हिसाब से, मार्केटिंग के हिसाब से एलिमेंट तय करते हैं, तत्व तय करते हैं फिल्म के, कि फिल्म में ये होना चाहिए, स्टोरी लाइन में ये, इस आर्टिस्ट को ले लो, इस स्टार को ले लो, इससे ले लो, फिर सेट करके वो ढांचों के हिसाब से फिल्म बनाते हैं। जबकि फिल्म जो है ठीक है मार्केट के लिए बनाई जाती है, पैसा कमाने के लिए बनाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए गाने वाले पैसा नहीं लेते क्या, पर किशोर कुमार तो ऐसा भी होता था कि जब पैसा नहीं, गाना अधूरा छोड़ के निकली, शूटिंग आधी छोड़ के निकली, पहला पूरा पैसा दो, पूरी शूटिंग करो, है ना जी। लेकिन फिर भी फिल्म जो है वो दिल और दिमाग के जुनून, दिमाग भी साथ में चाहिए, दिल और दिमाग का जुनून है, उसकी ये एक विधा है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना ये पड़ेगा कि बड़े स्तर पर ऐसा टैलेंट, ऐसी प्रतिभाएं लाई जाए। अन्यथा 15 साल तो लगभग हो गए, 15-18 साल, अब अगर यही क्रम रहा तो फिर लोग मिठास ही भूल जाएंगे हिंदी सिने संगीत का। 90 और 99 के बीच एक और घटना हुई कि अश्लील और द्व्यर्थी संगीत गाने बनने लगे। कुछ गाने बहुत लोकप्रिय भी हो गए, पर कहीं ना कहीं संगीत के पतन में ये भूमिका रही इनकी। नहीं, मैंने नहीं कहने से पहले 2 सेकंड का पॉज क्यों लिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
जब नहीं कहना था तो पॉज क्यों लेना था, और पॉज ही लेना था फिर और लंबा लेता। उसका कारण है वो 2 सेकंड का पॉज हाँ या नहीं कहने के लिए नहीं था। उस 2 सेकंड के पॉज में यहां वो कारण आ गया। वो कारण क्या है? देखिए, वो जो 80 के दशक में आगे विस्तरित रूप में 90 का दशक, जिन अश्लील गानों की और आप बात कर रहे हैं, पहली बात तो बहुतायत में नहीं थे। जैसे मैंने कहा ना, इंदिवर की कलम क्या लिखती थी, और पद्मालय स्टूडियोज में बप्पी लाहिड़ी के साथ में वो एक सेटअप होता था जिसमें जितेंद्र हीरो है, कभी राजेश खन्ना आ जाते साथ में, है ना, श्रीदेवी जयाप्रदा हीरोइन है, अमजद खान, कादर खान, असरानी, शक्ति कपूर, ये लोग कॉमेडियन और विलेन हैं, बप्पी लाहिड़ी संगीतकार है, अनजान और इंदिवर गीतकार हैं, आशा भोसले और किशोर कुमार और ये सब गायक है। वो एक सेटअप होता था। पद्मालय स्टूडियोज ने उस दरमियान शायद 11 या 12 लगातार सुपरहिट फिल्में दी थी। मवाली, जस्टिस चौधरी, मकसद, हिम्मत वाला, अब कितने नाम गिनवाऊं, हिफाजत में वो दफ्तर को देर हो गई, मुझे जल्दी से कॉफी पिलाना, बीवी हूं मैं बावर्ची नहीं, मुझे आता नहीं कॉफी बनाना। और आप देखिए कि वो जो था, लेकिन उन अश्लील गीतों की बहुतायत नहीं थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वे जो अश्लील गीत है वे जिनकी कलम से निकले, वे लोग बहुत बढ़िया किस्म का लिखने वाले थे। तो उन्हें वो किसी फिल्म निर्माण की मजबूरी में उन्होंने सिचुएशनली वो गीत लिख दिए होंगे, लेकिन चूंकि उनका मेयार खुद का बहुत बड़ा था, इसलिए जैसे ही उन्हें मौका मिला वो अपनी कमी उन्होंने सुधारी। जैसे मैंने उदाहरण दिया, बप्पी लाहिड़ी इंदिवर आके लिखते हैं, झोंपड़ी में 4 पहिए, एक आंख मारूं तो पर्दा फट जाए, है ना, लड़का पट जाए। तो वही जब मुद्दत में, कई साल बाद मुद्दत फिल्म में आते हैं, तो फिर वो चेहरा कमल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है, तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताज में, बिल्कुल ये भी तो लिखते हैं, क्योंकि उन्हें गलती सुधारने का मौका मिला। लेकिन 90 में क्या हुआ, जिम्मेदार तो 90 वाले भी। आप उठाकर देखेंगे तो यहां से शुरू करके 2 बार यहां आएंगे, उससे पहले अश्लील गानों की संख्या खत्म हो जाएगी। अश्लील की दिक्कत क्या हुई? अच्छा, वहां भी, क्योंकि उस दशक में भी लिखने वाले जो थे वो वही थे जो 80 से आ रहे थे, बड़े बड़े कलामकार थे साहब। तो उन्होंने जब जैसा मौका मिला अपनी उस गलती को सुधारा। लेकिन ये जो पतन हुआ ना, ये जैसे मैंने कहा, बख्शी साहब जब तक थे तो परदेश फिल्म याद कीजिए। आपको अगर ये देखना हो कि बिल्कुल नई पीढ़ी और बख्शी साहब उस पीढ़ी का कॉम्बो, तो परदेश सबसे बढ़िया उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, परदेश में जब कुमार सानू से नदीम श्रवण गवाते हैं कि कहीं कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल न लगे हैं, ये जादू बख्शी साहब का मिलन में आपको वहां देखने, माता राम करे ऐसा हो जाए, मेरी नींदिया तोय मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए, कहीं फिर लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल न लगे हैं। अब देखिए, वो 1966-65 वाले मिलन और ये 1997 वाले परदेश में कितने साल बाद, 31 साल बाद भी वो जादू, लेकिन किस पीढ़ी के साथ, ये भी देखिए। तो वो अश्लील गाने उन्होंने इतना नुकसान, अब बताइए आज के वक्त में वो 80 और 90 के दशक के कितने अश्लील गाने, मेरी पैंट भी सेक्सी वगैरह गाना किसी को याद करवाएंगे तो आएगा, नहीं आएगा, याद भी नहीं आएगा, ठीक है। और एक बात और है कि जैसा मैंने कहा कि पत्थर जैसे चेहरों पे गाने फिल्म आए, तो उसमें गाने अपने दम पर मीठे थे। अब आप इसी खुददार फिल्म की बात है, मेरी पैंट भी सेक्सी, मेरा सूट भी ऐसे करके, तो गोविंदा करिश्मा का एक कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसी कॉम्बिनेशन की उसी साल में 2-3 और फिल्में आती है, उनमें मीठे गाने हैं। तो ये जो इस तरीके के हल्के गाने थे ना, ये उस मिठास के तले दब गए, तो इन्होंने जनमानस को उतना दुष्प्रभावित नहीं किया। अब आप देखिए कि हम जब बात करते हैं तो अगर वो गाना आता है झोंपड़ी में 4 पाई, तो उसी दौर में एक गाना ये भी आता है, ताथैया ताथैया ओ। हाँ। अब ताथैया ताथैया ओ, ठीक है, वो तराने के बोल हैं, है ना, ठेके के बोल हैं,
लेकिन आप देखिए उसमें जो नृत्य होता है वो नृत्य सिग्नेचर डांस है जितेंद्र श्रीदेवी का। करेक्ट। क्या कैमरा बोलता है उसमें मटकों के बीच में, है ना। अब ध्यान ये दी जाने वाली बात है कि जब हम ये कहते हैं कि उस दौर में, तो जिस श्रीदेवी, या जब श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन कहते हैं कि पहले पढ़ाई फिर प्यार होगा, आखिरी रास्ता, जी। तो वो गाना अश्लील नहीं है, लेकिन अगर किसी को लगे कि यार ये गाना थोड़ा हल्का है, तो थोड़ी देर बाद तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है, वो गाना आता है, तो वो उसका हल्कापन कहाँ दब जाता है। तो 90 में भी ऐसे गाने कम थे, मगर समस्या यहाँ खड़ी होगी कि आपके मिठास के ज्यादा गानों ने उस थोड़े बहुत को दबा दिया, लोग उतना ज्यादा भटके नहीं, मगर बाद में तो मिठास वाला हिस्सा ही खत्म हो गया ना जी। आपने कॉफी है, उस कॉफी में गलती से थोड़ा सा नमक, या जानबूझकर शैतानी से किसी ने हल्का सा नमक डाल दिया, अब आपकी कॉफी क्या हुई, कड़वी। नमकीन होनी चाहिए, पर नमकीन शब्द यहाँ जमेगा नहीं, इसलिए बुरे अर्थ में कड़वी कह रहा हूं, हालांकि वो नमकीन हो गई नमक मिल जाने से। लेकिन अब इसमें आपने एक की बजाय 1.5 चम्मच चीनी डाल दी, अब वो नमक आपका क्या उखाड़ लेगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन उस कॉफी में न दूध है, न कॉफी पाउडर है, न चीनी है, अब वो कॉफी है, गर्म पानी है, वो गर्म पानी है कॉफी के नाम पर। तो ये जो पिछले 15-18 वर्षों से हिंदी सिने संगीत के नाम पर जो परोसा जा रहा है ना, ये देखिए सिवाय उस गर्म पानी के कुछ नहीं, कॉफी के नाम पे, जिसमें कॉफी पाउडर भी डाला तो सिर्फ इतना सा डाला है कि यहाँ कोई गीतकार भी है और कोई संगीतकार भी। वरना एक बात बताइए, खैर यूं तो होने में देखिए अपनी जो फिल्म आई थी मदन मोहन साहब ने अधूरा छोड़ा था, जिसमें लैला मजनू, आखिर में उसमें जाकर थोड़ा बहुत काम नौशाद साहब ने किया, पाकीजा में थोड़ा बहुत नौशाद साहब ने किया, गुलाम मोहम्मद चल बसे थे, गाने कंपोज नहीं किए, वो गलत बात है, कहा जाता गाने कंपोज किए, उन्होंने बचा हुआ काम पूरा किया। 1-2 संगीतकार हो गए थे। ये पिछले 15-18 वर्षों में एक एक फिल्म में 7-7, 8-8 संगीतकार क्या कर रहे हैं? इस संगीतकारों के नाम है कि ऑर्केस्ट्रा वालों के नाम है? 10-10, 12-12 गीतकार क्या कर रहे हैं? ये सारी बातें सब पता चलती है कि कितनी गुर्बत आ गई है। करेक्ट। तो वो कॉफी नहीं है, अब हमें 15-18 वर्षों से गर्म पानी पिलाया जा रहा है, बस वो नाम के लिए उसमें इतनी सी चीनी और इतना सा कॉफी पाउडर डाल दिया है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। डॉक्टर कुमार गणेश जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, प्रणाम।